नमस्कार। स्वागत है एसएससी एआई प्रेप में, जहां हम आसान भाषा में रोचक सामान्य ज्ञान के तथ्यों को समझेंगे। आज हम समझेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है। कल्पना कीजिए, सरकार एक बड़ा घर है और इस घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए। जी सर, समझ आया। सरकार के पास आय के कई स्रोत हैं, जैसे कर, शुल्क इत्यादि। ये आय सरकार के राजस्व को बनाते हैं। दूसरी तरफ सरकार को कई काम करने होते हैं, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल चलाना, सेना को वेतन देना। ये सभी कामों के लिए खर्च होता है। तो फिर राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और कुल आय के बीच का अंतर है। अगर सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है तो उसे राजकोषीय घाटा होता है। मान लीजिए सरकार की आय 100 रुपए है और खर्च 120 रुपए है, तो घाटा 20 रुपए होगा। ये घाटा सरकार को कर्ज लेकर पूरा करना पड़ता है। अच्छा सर, हमने तो राजकोषीय घाटा समझ लिया, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। राजकोषीय घाटे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है सरकार का अधिक खर्च और कम राजस्व। सोचिए, अगर सरकार को अपनी योजनाओं के लिए 100 रुपए चाहिए और उसे केवल 70 रुपए ही मिल पा रहे हैं, तो 30 रुपए का घाटा तो होगा ही ना। जी सर, समझ आया। तो कम कर संग्रहण भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल। अगर सरकार को करों से पर्याप्त आय नहीं मिल रही है और वो अपने खर्चों में कटौती नहीं कर रही है, तो घाटा बढ़ेगा ही। अत्यधिक आयात या व्यापार घाटा भी घाटे में योगदान दे सकता है, परंतु मुख्य कारण कम कर संग्रहण और अधिक सरकारी व्यय ही होता है, क्योंकि यही सीधे तौर पर सरकार के राजस्व और व्यय के अंतर को प्रभावित करता है। सर, अगर राजकोषीय घाटा होता है तो देश पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजकोषीय घाटा देश की अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सोचिए, जब सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो बाजार में पैसों की मांग बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मतलब सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। और साथ ही सरकार को घाटे को पूरा करने के लिए विदेशों से ऋण लेना पड़ सकता है, जिससे देश पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ जाता है। ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति में वृद्धि और विदेशी ऋण में वृद्धि दोनों ही कारणों से हानिकारक होता है। ये आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है, धीमा कर सकता है, न कि तेज करता है। सर, हमने राजकोषीय घाटे के बारे में जाना, लेकिन इसे आखिर मापते कैसे हैं? कितना घाटा हुआ है, ये कैसे पता चलता है? बहुत अच्छा सवाल। राजकोषीय घाटे को समझने के लिए हम जीडीपी का उपयोग करते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये देश की कुल आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। हम राजकोषीय घाटे को जीडीपी के अनुपात में मापते हैं। इससे हमें पता चलता है कि घाटा देश की अर्थव्यवस्था के कुल आकार के मुकाबले कितना बड़ा है। मान लीजिए जीडीपी 200 करोड़ रुपए है और राजकोषीय घाटा 20 करोड़ रुपए है, तो अनुपात होगा 10%। ये हमें घाटे की सापेक्षिक गंभीरता समझने में मदद करता है। यानी जीडीपी के तुलना में राजकोषीय घाटा बटे जीडीपी अनुपात ही सही तरीका है। चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा या ऋण सेवा भुगतान जीडीपी के अनुपात में हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन राजकोषीय घाटे की सीधी माप नहीं है। सर, हमने जाना कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और उसे कैसे मापते हैं, लेकिन अगर घाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे कम कैसे किया जा सकता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार के पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन सबसे कारगर तरीका है सरकार के खर्च को कम करना और साथ ही राजस्व बढ़ाना, यानी करों में वृद्धि करना। सोचिए, अगर सरकार कम खर्च करेगी और ज्यादा टैक्स वसूलेगी तो जाहिर है घाटा कम होगा। अगर सरकार टैक्स कम कर दे या खर्च बढ़ा दे तो घाटा और बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ाने से तो घाटा कम नहीं होगा, बल्कि और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए करों में वृद्धि और सरकारी व्यय में कमी ही राजकोषीय घाटे को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सर, अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे पहले यह आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।
जब सरकार को बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ता है तो वो विकास परियोजनाओं के लिए कम पैसा खर्च कर पाती है। दूसरा, यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। जब सरकार ज्यादा पैसा छापती है या उधार लेती है तो बाजार में पैसों की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तीसरा, यह विदेशी निवेशकों को भी निराश करता है। कोई भी निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं करना चाहेगा जहां सरकार का कर्ज बहुत ज्यादा हो। इसलिए उच्च राजकोषीय घाटा आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश तीनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सर, मुझे वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर समझ नहीं आ रहा है। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। सोचिए, सरकार को पैसे की जरूरत है, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। वो पैसा दो जगह से ला सकती है, या तो टैक्स और अन्य राजस्व से, या फिर उधार लेकर। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और कुल राजस्व के बीच का अंतर है। अगर खर्च ज्यादा और राजस्व कम है तो राजकोषीय घाटा होता है। अब इस राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कई तरीके अपना सकती है, जिसमें से एक है बाजार से उधार लेना। ये उधार लेना ही वित्तीय घाटा कहलाता है। यानी वित्तीय घाटा राजकोषीय घाटे का सिर्फ एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो सरकार बाजार से उधार लेकर पूरा करती है। बाकी हिस्सा सरकार अन्य तरीकों से पूरा कर सकती है। सर, अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या किया जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे किसी घर के बजट में बचत कम और खर्च ज्यादा होने पर चिंता होती है, वैसे ही सरकार के लिए भी राजकोषीय घाटा एक चुनौती है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार दो मुख्य तरीके अपना सकती है। पहला, राजस्व बढ़ाना, मतलब टैक्स बढ़ाना, नए टैक्स लगाना या मौजूदा टैक्स वसूली में सुधार करना। दूसरा, व्यय में कमी करना। इसका मतलब है गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना, योजनाओं में कुशलता लाना और खर्चों का बेहतर प्रबंधन करना। तो सही जवाब है, दोनों ही तरीके, राजस्व बढ़ाना और व्यय में कमी करना, राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। सर, ये राजकोषीय घाटा आखिर किस किस के लिए परेशानी का कारण बनता है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सोचिए, अगर किसी घर का बजट बिगड़ जाए तो घर के मुखिया, बैंक से लिया गया ऋण और परिवार के सभी सदस्य परेशान होते हैं। ठीक वैसे ही राजकोषीय घाटा सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और आम नागरिकों सभी को चिंतित करता है। सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है और आम नागरिकों को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता जैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये सभी के लिए चिंता का विषय है। अगर ये राजकोषीय घाटा बहुत दिनों तक चला तो देश पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, लंबे समय तक बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा देश की आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकता है, जैसे कि मुद्रास्फीति बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना और निवेशकों का भरोसा कम होना। साथ ही ये देश में मंदी का कारण भी बन सकता है, जिससे रोजगार के अवसर कम होंगे और आम लोगों की आय पर भी असर पड़ेगा। इसलिए दीर्घकालिक उच्च राजकोषीय घाटा आर्थिक असंतुलन और मंदी दोनों ही समस्याएं पैदा कर सकता है। सर, ये राजकोषीय घाटा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कौन देखता है कि ये कितना बढ़ रहा है और क्या इसका प्रबंधन हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। भारत में राजकोषीय घाटे की निगरानी और प्रबंधन का काम मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय करता है। सोचिए, देश का खर्च और आय का हिसाब किताब रखना और ये देखना कि कहीं कमी तो नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय ही इस काम को अंजाम देता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर नजर रखता है, जो कि राजकोषीय घाटे से जुड़े हुए हैं, लेकिन घाटे की सीधी निगरानी वित्त मंत्रालय के पास ही है। सर, ये जो राजकोषीय घाटा होता है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है? कौन बताता है कि इस साल कितना घाटा होने वाला है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाने का काम वित्त मंत्रालय करता है।
सोचिए, देश के सारे खर्चों और आय के आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और फिर आने वाले साल के लिए एक अनुमान लगाना, ये कितना बड़ा काम है। वित्त मंत्रालय के पास ही ये जिम्मेदारी है। वे विभिन्न आर्थिक कारकों का अध्ययन करके और मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन करके ये अनुमान लगाते हैं। सर, अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई आर्थिक नीति है जो इसमें मदद कर सकती है? हाँ, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कई आर्थिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण नीति है मौद्रिक नीति। सोचिए, अगर सरकार को बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है तो क्या किया जाए? एक तरीका है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे सरकार को उधार लेना कम आकर्षक लगता है और वो कम उधार लेती है। कम उधार का सीधा मतलब है कम राजकोषीय घाटा। इसलिए ब्याज दरों में वृद्धि राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करती है। सर, ये राजकोषीय घाटे के आंकड़े हमें कहाँ मिलेंगे? कहाँ प्रकाशित होते हैं ये? बहुत अच्छा सवाल। राजकोषीय घाटे के आंकड़े कई जगहों पर मिल जाते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ये आंकड़े देख सकते हैं। वहां सारी जानकारी विभिन्न रिपोर्ट्स और प्रकाशन के रूप में मिल जाएगी। दूसरे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की वेबसाइट पर भी ये आंकड़े उपलब्ध होते हैं। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट्स में राजकोषीय घाटे का जिक्र जरूर करता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण जगह है संसद। संसद के बजट दस्तावेजों में राजकोषीय घाटे से जुड़े सारे विवरण विस्तार से दिए जाते हैं। तो आप इन तीनों जगहों से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये राजकोषीय घाटा आखिर देश की किस तरह की सेहत को दर्शाता है? एक बेहतरीन सवाल। राजकोषीय घाटा यानी सरकार के खर्चों और आय में अंतर सीधे तौर पर देश के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। सोचिए, अगर किसी घर में खर्च आय से ज्यादा हो तो क्या हालत होगी? ठीक वैसे ही अगर किसी देश का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है तो ये चिंता का विषय है। ये बताता है कि सरकार को अपनी आय बढ़ाने या खर्चों में कटौती करने की जरूरत है। ये सामाजिक, पर्यावरणीय या मानव स्वास्थ्य से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सीधा प्रभाव वित्तीय स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। अगर राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% से ज्यादा हो जाए तो क्या वो बहुत बड़ी चिंता की बात है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 3% से ज्यादा का राजकोषीय घाटा सामान्यतः चिंताजनक माना जाता है। सोचिए, ये एक संकेत है कि सरकार के खर्च उसकी आय से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ये बात विभिन्न देशों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। कभी कभी विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए थोड़ा ज्यादा घाटा स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन ये एक संतुलन का मामला है। अत्यधिक घाटा मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए इसे सामान्य नहीं माना जा सकता, बल्कि चिंता का विषय जरूर है। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति में क्या संबंध है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोचिए, जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे अपनी खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। यह धन वह या तो उधार लेती है या फिर मुद्रा को बढ़ाकर छापती है। अगर मुद्रा की मात्रा बाजार में अचानक बढ़ जाती है जबकि सामान और सेवाओं की मात्रा समान रहती है तो प्रत्येक रुपए का मूल्य कम हो जाता है और यही मुद्रास्फीति है। इसलिए उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। यह एक धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे घाटा बढ़ता है मुद्रास्फीति भी बढ़ने की संभावना होती है। हालांकि यह संबंध हमेशा सीधा नहीं होता और कई अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। सर, क्या राजकोषीय घाटे का हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। सोचिए, जब सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा होता है तो उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर वो देश के अंदर से पर्याप्त धन नहीं जुटा पाती तो उसे विदेशों से ऋण लेना पड़ सकता है। ये ऋण विदेशी मुद्रा में लिया जाता है। इससे क्या होता है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है क्योंकि सरकार उस धन का उपयोग अपने घाटे को पूरा करने में करती है। इसलिए उच्च राजकोषीय घाटा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का कारण बन सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। सर,
क्या वित्त आयोग का राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में कोई भूमिका होती है? हाँ, एक महत्वपूर्ण, हालांकि अप्रत्यक्ष भूमिका। वित्त आयोग सीधे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए काम नहीं करता, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। ये कैसे? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण का सुझाव देता है। अगर राज्यों को पर्याप्त संसाधन मिलते हैं, तो वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं। तो वित्त आयोग के सुझावों का अप्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में योगदान होता है। समझ आ रहा है?